कंटिन्यू क्लास डाली जा रही हैं। हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है 12th क्लास की बिल्कुल अलग से। तो आज चौथी क्लास है। आपको धीरे धीरे हर चैप्टर मिलता रहेगा और नवंबर दिसंबर तक आपका बहुत अच्छे से कोर्स पूरा भी हो जाएगा। और जो भी ऑफलाइन में आना चाहता है, हम ये वादा करते हैं इंशाल्लाह इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। पूरा आपका कोर्स हमारी जिम्मेदारी है, हम कराएंगे, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ा दिया था, एक धात्विक ठोस पढ़ा दिया था, त्रिविम ठोस पढ़ा दिया था और तुम्हारे पास आयनिक ठोस पढ़ा दिया था। अब उसी का ही जो ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस को जो डिवाइड करा था 4 भागों में, तो अब उसमें से आणविक ठोस रहा गया था। आणविक ठोस पढ़ाते हैं हम। अब क्या पढ़ाते हैं हम? आणविक ठोस। तो अब आणविक ठोस के बारे में हम जितना भी आपको बताना चाहते हैं, आणविक ठोस से शुरुआत करते हैं और बाकी हमने वो बता दिया था, ठीक है। लिखो, ये ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वान डर वाल्स आकर्षण बल जैसे परिक्षेपण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव, आकर्षण बल तथा हाइड्रोजन बंधित आकर्षण बल पाए जाते हैं। समझ आ गई बात? तो अब इतना हमने सारा आपको लिखवा दिया। ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। आप इसको उतारिएगा। आणविक ठोस ये ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। इनमें दुर्बल वान डर वाल्स आकर्षण बल जैसे परिक्षेपण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंधित आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा के कैसे होते हैं? तुम्हारे पास कुचालक होते हैं या चालक नहीं होते हैं, ठीक है ना। उतारिएगा आप इसको। अब इनको ही 3 भागों में बांटा गया है, तो हम लिखते हैं कौन सा? इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखेंगे हम अध्रुवीय आणविक ठोस।
लिखेंगे ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें लडन या परिक्षेपण बल पाए जाते हैं। सही है। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में पाया जाता तथा इनके मध्य जो होता है ना वो लडन बल या परिक्षेपण बल यही पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अणुओं के मध्य लडन बल या परिक्षेपण बल, लडन परिक्षेपण बल भी कह सकते हैं हम इसको, लडन परिक्षेपण बल इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इनका। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसका, जैसे हमने लिखा ठोस CO2, फिर लिखा हमने ठोस और हो सकता I2, फिर लिखा जा सकता है ठोस P4 हो सकता है जी। ठीक है, ठोस P4 हो गया और P4O10 भी लिया जा सकता है। ठोस एक और लिया जा सकता है, जैसे CH4 मैथेन ले लेते हैं हम, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड H2, यही इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आ सकते हैं। ठीक है, ठोस HCl2, ठोस CO2 हो गया, ठोस I2, ठोस P4, ठोस P4O10, ठोस CH4 मैथेन है, CH4 लिखा हुआ। ठीक है, जिसको समझ में ना आ रहा वो ये लिख ले, ठोस CH4 सही है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लिख रहा H2 हाइड्रोजन। आप उतार लीजिएगा इतने को, या वीडियो पॉज करके देख लेना, अब दूसरा कराते हैं इसमें ही। तो अध्रुवीय तो हो गया, अब हम कराते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये मृदु तथा कुचालक होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ठोस SO2, ठोस HCl। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, क्योंकि हमको पता है क्या क्या बच्चा सोच सकता है। आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, ठोस CO2 तो लिखा तुमने अध्रुवीय में और ठोस SO2 लिख दिया आपने ध्रुवीय में, तो इसके बारे में हम बताते। देखो ठोस CO2 लिया हमने लिया ठोस CO2। यदि ठोस CO2 की संरचना बनाए हम तो कैसे बना दी जाएगी, ये बन गई संरचना ठोस CO2 की। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और ये कितना हो गया 2,4। ओके, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और ये हो गया 2,6। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत। ठीक है, कार्बन 2 4 पूरे लगा दिए, ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6। ठीक है नहीं, तो इनको ये आपस में ये मिला दिए जाएंगे, तो इसीलिए इन पर इधर भी डबल बॉन्ड आ गया और इस पर भी कितना आ गया डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पर क्या होता है, म्यू का मान कितना हो गया आपके पास 0। म्यू क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, म्यू के। तो यहाँ पर म्यू का मान क्या हो जाता है 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। मगर यही देखते हैं हम SO2 में,
तो सल्फर का कितना होता है बाल को 16, 2 8 कितना होता है 6। ओके, सल्फर का बनाते हैं हम अणु, ये ऑक्सीजन से 2 से संयोग कर लेगा मगर 2 लोएल पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यू का मान कितना हो जाता है, शून्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 6 हैं। तो 2 2 तो यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4, 2 ये बचे रह गए। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए थे, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, पूरे हो गए थे। यदि यहाँ पर म्यू का मान तो शून्य हो जाता है, मगर यहाँ पर म्यू का मान शून्य नहीं होता है, इसलिए ये किस में पहुंच जाता है, अध्रुवीय में। और इसका म्यू का मान शून्य में हो जाने पर यो जो इसका जो म्यू का मान शून्य हो जाने पर पहुंच जाता है अध्रुवीय में, इसका म्यू का मान शून्य नहीं होता तो ये पहुंच जाता है तुम्हारे पास ध्रुवीय में। यही अंतर होता है, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनके अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे बर्फ, और क्या आ सकता है भाई, ग्लूकोज, शुगर, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, शुगर का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ओके, अब इसमें क्या, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हम जानते हैं H2O का बर्फ है, सूत्र क्या होगा, H2O, इतना ही तो होता। हम जानते हैं इसके अंदर ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन गया बाल को, ये बन गया है तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ बन सकता है या कौन कौन बना सकता, तो एक बात तो ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, और हाइड्रोजन के साथ ये जरूर मिलना चाहिए FON। ये ऐसा नहीं है, ट्रिक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ यही तो F मिलेगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो, यदि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता, यदि हाइड्रोजन के साथ N मिलेगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता, वरना और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, निम्न में से, यह आपने उतार लिया होगा, एक क्वेश्चन यही लिख देता हूं, निम्न में किसमें, निम्न में से किसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने लिखा HCl, दूसरा लिखा हमने या नहीं लिखे, हाइड्रोजन बंध नहीं है, लिखा हमने HF, सी लिखा हमने H2O, होता लिखा हमने NH3, अमोनिया, और भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब किस किस के अंदर नहीं हो सकता, देखो हाइड्रोजन है, F मैंने लिखवाया है F, तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ओके, हाइड्रोजन है, मैंने बताया ऑक्सीजन भी है, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बन सकता है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में भी है, तो अमोनिया के अंदर भी अंतराणुक हाइड्रोजन बन जाएंगे। किसके अंदर नहीं बनेंगे, HCl के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसके मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बन सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ कौन कौन से तत्व होने चाहिए, F होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन, इन्हीं के साथ बन सकता है अभी, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिखवाया था तुम्हारे पास, एक तो बर्फ लिखवाया, एक लिखवाया ग्लूकोज,
एक क्या लिखवाया था हमने, शुगर। हम जानते हैं शुगर का सूत्र C12H22O11 होता, ग्लूकोज का C6H12O6 होता। उतारना मत इनको बिल्कुल भी। और इसका तो ये हो गया, क्योंकि बर्फ का सूत्र ये हो गया, ठीक है। जल का सूत्र H2 होता, भारी जल का D2 होता, भारी जल का अणुभार भी 20 होता। सिंपल जल का जो होता है तुम्हारे पास, सिंपल जल का जो अणुभार होता है 18 होता है। सिंपल जल का pH मान भी 7 होता है। तो हमने इसके अंदर क्या आ रहा, हाइड्रोजन भी आ रहा था, ऑक्सीजन भी आ रहा था। तो ये सब सवाल में पहला सवाल क्या कहता है, निम्न में से आयनिक ठोस का गुण नहीं है। पहली बार ध्यान रखें, नहीं है बता रहा। तो गलित अवस्था में कुचालक, भंगुर प्रकृति, प्रबल आकर्षण बल, विषम देशिक प्रकृति। तो कौन सा गुण नहीं है? विषम देशिकता प्रकृति आयनिक ठोस में होता है, प्रबल आकर्षण बल इन्हीं के अंदर होता है, भंगुर प्रकृति इन्हीं के अंदर होता है। गलित अवस्था में कुचालक, ये बात गलत है। गलित अवस्था में विद्युत के ये सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसने नहीं वाला पूछा था, तो नहीं वाले में एग्जाम आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया कि गलित अवस्था में। गलत कौन सा है, इसने यही बात कही कि गलित अवस्था में कुचालक बोलेगा। यदि गलित अवस्था में सुचालक बोलता तो ये बात सही थी। भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये बात सही है। इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होते हैं, ये भी बात सही है। विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, ये भी बात सही है। समदेशिक प्रकृति के तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। हमने दो बात बताई थी, विषम देशिकता, क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कौन सा आते हैं, समदेशिकता आती है, क्योंकि ये आयनिक ठोस है। और आयनिक ठोसों का जो वर्गीकरण करा था हमने, किस में करा था, वो क्रिस्टलीय ठोसों का ही वर्गीकरण करा था हमने 4 भागों में, धात्विक, आयनिक और त्रिविम सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस, ठीक है। नहीं, आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया था, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इसमें से कौन सी बात गलत थी, तो यही है, गलित अवस्था में कुचालक है। गलित अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक, ठीक है। अगला सवाल देखें, ग्रेफाइट को वर्णित नहीं किया जा सकता, मतलब ग्रेफाइट को किसके अंदर नहीं रखा जा सकता, या किस प्रकृति में वर्णित नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। चालक ठोस, ग्रेफाइट चालक होता है, इसके अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। त्रिविम ठोस, तो बिल्कुल त्रिविम सहसंयोजक ठोस यही होता है ग्रेफाइट। सहसंयोजक ठोस जी, बिल्कुल सहसंयोजक ठोस भी होता है। आयनिक ठोस, हाँ जी, आयनिक ठोस में वर्णित नहीं किया जा, क्योंकि नहीं पूछा तो आयनिक ठोस नहीं होते हैं। आयनिक ठोस वही होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है, और प्लस माइनस चार्ज आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिविम सहसंयोजक ठोस है, तो चालक ठोस है, त्रिविम ठोस है, सहसंयोजक आयनिक ठोस नहीं है, यही हो गया इसमें। फिर आयनिक ठोसों का गुण है, कौन सा है आयनिक ठोसों का गुण, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक, विद्युत चालकता। आयनिक ठोस विद्युत चालक नहीं होते हैं। मृदु, बिल्कुल नहीं होते हैं मृदु ये। और दुर्बल आकर्षण, इनके अंदर दुर्बल आकर्षण होता है, इनके अंदर दुर्बल आकर्षण, ये बात सही है। मगर इसमें बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर बैठेगा इसका यही बैठेगा तुम्हारे पास, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक। यदि नहीं दिया जाता तो हम यहाँ पर आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो इनके जो होते हैं आयनिक ठोसों का जो गुण होता है उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक होता है। आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं वही दिए हुए हैं, या तो उनको मतलब बारीकी से पढ़ने के बाद उनका जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। इनमें से एक गुण और भी निकल आ सकता है, मगर जो बेहतर आंसर हो सकता है बस यही हो सकता है इसमें, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक, ध्यान रख लेना ये बात। फिर निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंधित ठोस है। अब हाइड्रोजन बंधित कौन सा ठोस होता है, I2, क्या I2 है हाइड्रोजन बंधित ठोस, बताओ, ध्यान करो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है I2 तो है आणविक ठोस है। और कैसा आणविक ठोस है ये भी आपको हमने भी पढ़ाया है। कॉपर कैसा है, क्या कॉपर है हाइड्रोजन बंधित ठोस, बिल्कुल नहीं है। कैसा है, धात्विक ठोस है। NaCl कैसा है, NaCl तो एक आयनिक ठोस है। तो NH3 यही है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, क्योंकि I2 कैसा है, I2 है अध्रुवीय आणविक ठोस। आणविक ठोसों में अवयवी कण है, आणविक ठोसों में अवयवी कण क्यों हो सकते हैं, मतलब आणविक ठोसों को क्या भागों में बांटा गया, या आणविक ठोसों में अवयवी कण हो सकते हैं, ध्रुवीय हो सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक थी। अध्रुवीय होते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें से हम एग्जाम आंसर कौन सा लगाएंगे, दोनों का। अगर तीसरा और बता देता हाइड्रोजन बंधित गुण होते हैं तो वो भी लगा देते, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ध्रुवीय भी होते हैं, अध्रुवीय, यही बात सही होगी। निम्नलिखित में से आयनिक ठोस है, ये वो क्वेश्चन है जो
पिछली बार जो होता है, मतलब अभी तक जो रिपीट होते आए हैं तुम्हारे ठोस अवस्था के चैप्टर में से, जो लगातार हर दूसरे तीसरे साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आयनिक ठोस कौन सा है? क्या आयनिक ठोस सिलिकॉन कार्बाइड है, क्या अमोनिया है, क्या HCl है? तो आयनिक ठोस कौन सा है? यही है तुम्हारे पास, कौन सा? NaCl। आयनिक ठोस कौन सा है? NaCl, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में। अब इनका नाम और बता दीजिएगा बाल को, इनका ये किस किस ठोस के अंदर प्रकृति में रखे जाए, क्योंकि अब NCERT में इस टाइप के 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लेता है ये किस किस ठोस के अंदर रखे जाते हैं। जब हमने आपको कल 4-5 क्लासें पढ़ा दी और बारीकी से पढ़ाया है, अब जिसको नहीं समझ में आए वो बार बार इन्हीं क्लासों को देखें। तो हमने जब इतनी बार पढ़ा दिया तो आप इनको जवाब देना पड़ेगा ये किस किस के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो P4O10 किसके अंतर्गत रखा जा सकता है बाल को? तो ये लिखा जा सकता है अध्रुवीय, इसमें आणविक ठोस। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप किस किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। P4NH3PO4 का ट्वाइस अमोनिया फास्फाइड किस में रखा जाता है तुम्हारे पास? यो है आयनिक ठोस में, क्योंकि यो अपने तत्वों में टूट जाएगा प्लस में और माइनस में। अब ठोस HCl किसके अंतर्गत रखा जाता है आपका? ये रखा जाता है तुम्हारे पास ध्रुवीय ठोस। और ठोस I2 किस में रखा जाता है बच्चों? ध्रुवीय अध्रुवीय ठोस में। P4 भी अध्रुवीय ठोस में। रुबिडियम कैसी आ गई? एक धातु आ गई, तो किस में रखा जाएगा? यो धात्विक ठोस में। लिथियम भी क्या है? एक धातु है, और ऐसी धातु है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। चाकू से धातु कौन कौन सी काटी जा सकती है? 3, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है नहीं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम है। सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो लिथियम। ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है? तो लिथियम। मगर 3 धातु काटी जा सकती हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, और इन्हीं को ही मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। वैसे एग्जाम्पल में सोडियम दिया जाओ तो सोडियम को लगाते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वरना सोडियम ना दिया जाए तो लिथियम, पोटेशियम और लिथियम, पोटेशियम, सोडियम में से यदि सोडियम ना दिया तो लिथियम, पोटेशियम को छाट लेते हैं। कौन सा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो लिथियम और पोटेशियम दोनों मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, ठीक है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये चाकू से भी काटी जा सकती है, और लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। ये भी कैसा है तुम्हारे पास? धात्विक तत्व, धात्विक ठोस। प्लास्टिक को होता है तुम्हारे पास अक्रिस्टलीय, पूछा जाता है बार बार। ग्रेफाइट कैसा होता है तुम्हारे पास? त्रिविम सह संयोजक ठोस। लिखने में कोई गड़बड़ी लग रही हो तो खुद बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिविम सह संयोजक ठोस। पीतल वाल को किस किस से मिला? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता। पीतल किससे मिलकर बनता? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता। पीतल नगरी किसको? मुरादाबाद को कहा जाता है। पीतल बनता कॉपर और जिंक से मिलकर। कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है, तो कैसा हो गया तुम्हारे पास? धात्विक ठोस। कांच कैसा है तुम्हारे पास? अक्रिस्टलीय ठोस। लिथियम ब्रोमाइड क्या हो जाता? आयनिक ठोस। और हम जानते हैं कांच और भी क्या होता है? कांच अति शीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड भी होता है, ठीक है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए, धीरे धीरे थ्योरी भी पूरे कराते रहे। हम आपकी पूरी थ्योरी बिल्कुल पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी थ्योरी। और मैंने इसके अंदर यूट्यूब अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है, लगातार वहीं से आप क्लास लेते रहे, नोट्स बनाते रहे अच्छे से, इंशाल्लाह बढ़िया हो जाएगा काम। आपके बोर्ड में जबरदस्त नंबर आएंगे। और जो ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन भी आए, बैच बढ़िया चल रहा है, सुबह में शाम में 2 बैच चल रहे हैं। तो जो भी बच्चा आना चाहता है वो ऑफलाइन बैच में एडमिशन ले सकता है, और इंशाल्लाह जितना हम लिखवा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और बोर्ड में आपके जबरदस्त और बढ़िया नंबर